नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। सबसे पहले आप सबको सिंपल एजुकेशन और मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 3 नवंबर की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट नंबर 27 के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 3 नवंबर की हिंदी और सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से और सामाजिक विज्ञान की इस वर्कशीट में मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के अंतर्गत मुगल साम्राज्य का अध्ययन। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अर्थात मुगलों को जो आय होती थी वो किसानों द्वारा दिए जाने वाले राजस्व से होती थी। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जब्त व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया क्योंकि ये बहुत दूर थे और इतने बड़े थे कि अधिकारियों के लिए इनके बारे में निर्णय ले पाना और उसका रिकॉर्ड रख पाना बड़ा मुश्किल था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर जो सवाल दिए गए हैं, हम उन सवालों के जवाबों को देखेंगे। पहला सवाल है कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था। तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों से मिलने वाला राजस्व था। दूसरा सवाल है, मुगल साम्राज्य में जमींदारों की क्या भूमिका थी। तो मुगल साम्राज्य में जो जमींदार थे वे किसानों से राजस्व वसूल करके मुगल बादशाह तक पहुंचाते थे, अर्थात वो एक मध्यस्थ का कार्य करते थे। तीसरा सवाल है कि अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था। तो टोडरमल था अकबर के राजस्व मंत्री का नाम। अगला सवाल है, जब्त शब्द से आप क्या समझते हैं। तो जब्त शब्द के बारे में हम इस तरीके से अपना जवाब दे सकते हैं, प्रांतों से आकलन के बाद जो राजस्व वसूल किया जाता था उस प्रक्रिया को जब्त कहा जाता था। अर्थात किसानों से कितना राजस्व वसूल किया जाना है, वसूल करने से पहले उसकी एक सूची तैयार की जाती थी और उसके बाद जो सूची तैयार की जाती थी, विभिन्न फसलों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व वसूल करने की इस प्रक्रिया को जब्त कहा जाता था। अंतिम है, जब्त व्यवस्था कहाँ अधिक प्रचलित थी। तो इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जहां मुगल अधिकारी आकलन करके उस राजस्व को वसूल कर सकते थे। अर्थात मुगल अधिकारी जिन क्षेत्रों में इसका आकलन कर सकते थे कि किस तरीके से हम फसल को पैदावार करेंगे और उसके आधार पर जो परसेंटेज तय किया जाता था, जो जमींदारों द्वारा वसूल किसानों से वसूल करके मुगल बादशाहों को सौंपा जाना था राजस्व, उन स्थानों पर यह अधिक प्रचलित था जहां अधिकारी इनका आसानी से आकलन कर सकते थे। तो दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। दोस्तों, हिंदी की वर्कशीट में पिछले बार हम लोगों ने सर्वनाम का अध्ययन किया था। सर्वनाम के अंतर्गत हमने पुरुषवाचक सर्वनाम का अध्ययन किया था और देखा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 पुरुष होते हैं
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। आज की इस वर्कशीट में सर्वनाम के अन्य भेदों का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से अन्य भेद होते हैं सर्वनाम के। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने सर्वनाम के प्रथम भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना था। आज हम सर्वनाम के बाकी भेद सीखेंगे। पहला होता है निश्चयवाचक, जो नंबर 2 है क्योंकि पहला नंबर पुरुषवाचक था। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह देखो मेरी पेंसिल, अरे वह तो अपना सुरेश है। इसमें वह और यह शब्द जो है ये निश्चयवाचक संज्ञा को सर्वनाम को प्रकट करते हैं क्योंकि इससे किसी निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है। दूसरा है अनिश्चयवाचक या अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करती हैं किंतु उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ गिर पड़ा है, दरवाजे के पीछे कोई छुपा हुआ है। इसमें कुछ और कोई ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें ये स्पष्ट नहीं होता है कि वो क्या है, इसीलिए ये अनिश्चयवाचक या अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। तीसरा है चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, क्या मनीष पास हो गया। इनमें कौन और क्या शब्द जो हैं और साथ में वाक्य का अंत प्रश्नवाचक चिन्ह से होना किसी भी वाक्य को और शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम बनाता है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें दो सर्वनामों के बीच संबंध को व्यक्त किया गया है, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से अपने होने का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा। इसमें स्वयं और अपने आप शब्द जो हैं वो निजवाचक सर्वनाम को इंगित करते हैं। तो दोस्तों ये सर्वनाम थे। अब इनके आधार पर हमें कुछ वाक्यों को पहचान कर उसमें सर्वनाम को छांटना है कि ये कौन सा है। इसमें पहला है हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा। इसमें निश्चयवाचक है क्योंकि हमने और उसे दो ऐसे शब्द हैं जो निश्चयवाचक शब्द को इंगित करते हैं। दूसरा, कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ी में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। इसमें अनिश्चितवाचक है क्योंकि कुछ जो है वो निश्चित नहीं है। तीसरा है यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। यह भी अनिश्चयवाचक है क्योंकि उन्हें कौन है यह निश्चित नहीं है। चौथा है तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया। इसमें संबंधवाचक है। इसमें तुमने और कुछ के बीच जो रिश्ता है उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा हम इसमें निश्चयवाचक शब्द का सर्वनाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि यह निश्चय को भी प्रकट करता है कि तुमने जो कुछ खिलाया वो हमने सर झुकाकर खा लिया। अगला है वह बहुत धीमा बोलता है। इसमें निश्चयवाचक है क्योंकि वह जो है वह एक व्यक्ति को इंगित करता है। उसके बाद है पुराना सामान मेरे काम आ जाता है। इसमें निजवाचक मेरे। अगला है जिनमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी। ये संबंधवाचक है क्योंकि यह व्यक्ति का किसी वस्तु या स्थान के साथ संबंध को प्रकट करता है। अगला है आप खुद आकर जाकर ला सकते हो। यह निजवाचक है आप खुद। अगला है उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह ना दी। यह अनिश्चयवाचक है उस समय कौन सा और किसी ने कौन है ये स्पष्ट नहीं है, इसीलिए यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है यही सबसे अच्छी जगह है। यह निश्चयवाचक है क्योंकि स्थान के बारे में निश्चय पूर्वक कहा जा रहा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है यह प्रश्नवाचक है। आगे है चाय में कुछ गिरा पड़ा है। यह भी अनिश्चयवाचक है। कुछ गिरा पड़ा है लेकिन वह कुछ है क्या यह स्पष्ट नहीं है। अगला है मैं अपने आप चला जाऊंगा। यह निजवाचक है। और अंतिम है इधर आइए, निश्चयवाचक क्योंकि इधर बुलाया जा रहा है स्पष्ट तौर पर, तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो प्यारे बच्चों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट नंबर 27।
उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते एक बार आपको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अपने फेस्टिवल को दिल से मनाइए, प्रदूषण से दूर रहिए और साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन अवश्य कीजिए। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।